साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए जो है टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह दृष्टि जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा चुकी है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो ये पेपर थोड़े से इसमें आपको करंट के पुराने प्रश्न मिल सकते हैं, परंतु मैं उसको जो है अपडेट करता हुआ चलूँगा। ये मेनली इसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपके एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर आपका यूपी पीसीएस का पेपर रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मतदान किया था? तो फ्रांस से स्वतंत्रता के विरुद्ध इन्होंने अपना मतदान किया हुआ था। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और चीज देखें तो यह जो जनमत संग्रह हुआ था यह वर्ष 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किए गए नौमिया, कौन सा? नौमिया, NOUMEA, नौमिया एकॉर्ड या नौमिया समझौते के का हिस्सा रहा है। यदि न्यू कैलेडोनिया के बारे में बात करें तो यह एक द्वीप समूह है जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी खोज वर्ष 1774 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। विश्व में ज्ञात कुल निकिल धातु भंडार का लगभग 10% जो है वो न्यू कैलेडोनिया में मौजूद है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे कहते हैं, इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इनके बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है यह। इस समूह की उत्पत्ति वर्ष 2004 से मानी जाती है जब सुनामी के बाद चारों देश राहत कार्यों में समन्वय के लिए एक साथ आए थे। इसके बाद इनकी पहली बैठक वर्ष 2007 में आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर सहवार्ता के रूप में हुई थी। आगे चलते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब, यहां 2020 का खिताब है, हम यहां पे 2021 के खिताब की बात करेंगे। तो डेनमार्क ओपन 2021 का खिताब जो है निम्न में से किसने जीता? तो यह खिताब जो है जापान की नोजोमी ओकुहारा ने जीता था। 2020 का खिताब भी इन्होंने ही जीता था और 2021 का खिताब भी इन्होंने ही जीता है। आगे चलते हैं। बाय बाय कोरोना नामक विश्व की पहली साइंस टून पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव हैं। प्रदीप श्रीवास्तव ये CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं। आगे चलते हैं। शोभा नायडू, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ था, ये किस क्षेत्र से संबंधित रही है? ये शास्त्रीय नृत्यांगना रही है, कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो देखिए, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य, ये सभी जो है मूल संरचना के तत्वों के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई सारे जो तत्व हैं वो मूल संरचना के तहत आते हैं। क्योंकि देखिए, संविधान की मूल संरचना के तत्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है कि संविधान की मूल संरचना का निर्माण किन संगठकों से होता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से कई सारे मूल संरचनाओं या मूल संरचना के तत्व प्रकट हुए हैं। आगे चलते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 जो है यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबसे पहले आएंगे। ये आपके 1962 में राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद जो है बीवी गिरी फिर आएंगे 1969 में। फिर फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 में। फिर ज्ञानी जैल सिंह 1982 में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन मतलब 2341 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। परिसीमन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य के पुनर्व्यवस्थापन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था की गई है। तो यह कथन आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि यहाँ 1971 नहीं बल्कि यहाँ पे 2001 की जनगणना होनी चाहिए, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। ठीक है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है?
65 वर्ष होता है, उसके मामले में 65 वर्ष होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संघीय शक्ति समिति की, संघीय संविधान समिति की, इसके अतिरिक्त राज्य समिति, राज्यों के साथ समझौता वार्ता के लिए जो राज्य समिति, इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 समितियों की, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता की थी। B.R. अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी और गोपीनाथ बारदौली ने जो है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नलिखित शब्दों के क्रम से या को क्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, समाजवादी, समाजवादी, फिर गणतंत्र है, फिर आपका न्याय है, फिर समता है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना की शुरुआत में ही ये जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की। तो इस प्रकार से यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, तो ये वाला कथन आपका सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वानुमान लाइसेंस या खनिजों के लिए खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की अनुशंसा आवश्यक होगी, तो दोनों कथन यहां पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयकों की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 111 के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयकों की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। आगे चलते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है, यह भी सही है। तीसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या इससे पहले जब आवश्यक समझता है तो इसको गठित कर सकता है। डी ऑप्शन, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ये गलत है क्योंकि पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 यहां दिया है, हम 2021 की बात करेंगे। ठीक है, 2021 के भी आंकड़े आ गए। 2021 के अनुसार सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष गंतव्य के रूप में कौन सा उभरा? तो इसमें देखिए चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 21 के अनुसार ये ऑप्शन इसमें नहीं है। तो 2021 के अनुसार आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। और दूसरे नंबर पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे जो है दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला है वैवेल राम कलावन, ये किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे कुछ समय पहले? तो ये जो है सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कहां के? सेशल्स के, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये सेशल्स की बात करें तो यह सेशल्स जो है यह हिंद महासागर में 115 द्वीपों का द्वीप समूह है और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। यह प्रवाल भित्तियों, समुद्र तटों और प्राकृतिक भंडार से संपन्न है। यहाँ पे हरा कछुआ, ग्रीन टर्टल पाया जाता है जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है। आगे देखते हैं, कुछ समय पहले आसन कंजर्वेशन रिजर्व को भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। इसी के साथ बिहार की काबरताल आर्द्रभूमि को भी रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और काबरताल आर्द्रभूमि जो है बिहार का एकमात्र और पहला रामसर स्थल है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में यदि देखें तो वर्तमान में 47 रामसर आर्द्रभूमियां भारत में हैं और सबसे लेटेस्ट जिसको शामिल किया गया है वो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर है। तो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर जो है वो 47वां रामसर स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश का 9वां है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो अभी तक 21 वाले का डेटा नहीं आया है, तो 2020 के तहत ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन को दिया गया है। यह एक भारतीय संगठन है जिसको कोविड-19 महामारी के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार अर्थात UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार कई लोगों को दिया गया था, उनमें से एक जो है ये आपका ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन भी है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को उनके पूर्व क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए,
पदानुक्रम में सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, फिर पूर्व राष्ट्रपति होंगे, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है, मुख्य न्यायाधीश की जो है पदक्रम में ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर आपका जो है दूसरा 2 4 3 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, इनमें से हमें सुमेलित करना है कौन किससे इसका सुमेलन होगा। देखिए पहली अनुसूची जो है, इसमें पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 9वीं में जो है राज्य विधानमंडल के अधिनियम और विनियमन है। 12वीं में नगर पालिका है। तो इस प्रकार से 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको, अधिनियम 2016 के द्वारा इसको पारित किया गया था या लाया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसमें संस्कृत, उड़िया, तमिल, ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित निवारक निरोध कानूनों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले आपका आएगा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए कह सकते हैं, 1967 का है। फिर उसके बाद आएगा विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम जो 1974 में आता है, 1974 में 2 वाला। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आता है, 4 को रख दीजिए 1980। फिर सबसे लास्ट में पहले नंबर पे जो है नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ व्यापार निवारक अधिनियम 1988 का है। तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका तीसरा आएगा, फिर ये तीसरा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा और फिर पहला, डी ऑप्शन आपका। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसमें समता नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया है, परंतु समता नहीं जोड़ा गया। देखिए इसके द्वारा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बदले में अब जो लिखा गया है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है। और वहीं पे राष्ट्र की एकता के बदले राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उपयोग किया गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। आगे चलते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? राज्यपाल के चुनाव के लिए भारत कनाडाई मॉडल को अनुसरण करता है, ना कि अमेरिकन मॉडल का। अमेरिकन मॉडल में क्या होता है? जहां राज्य का राज्यपाल को सीधे चुना जाता है, और कनाडा जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 25 नहीं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह क्राइटेरिया है। तो यहां पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आगे चलते हैं, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ये राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सभी को नहीं किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़ करके। तो यहां पर केवल पहला सही, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1999 में की गई थी। पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, उसको विभाजित करके 1999 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम थी वो थी एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। आगे चलते हैं, चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नासा ने निम्नलिखित में किस कंपनी को चुना है? तो नोकिया को चुना है। नासा जो है वर्ष 2024 तक एक बार फिर चंद्रमा के लिए मानव अभियान का लक्ष्य रखता है और अपने आर्टेमिस प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत वहां दीर्घकालिक उपस्थिति बनाए रखने की योजना पर कार्यरत है। आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जे मेलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ था। उन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें रसायन विज्ञान में दिया गया था। देखिए, ओजोन परत की क्षति पर वर्ष 1970 में शोध के लिए मैक्सिको के मारियो जे मोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रॉलैंड और नीदरलैंड के पॉल कुटजन को सम्मिलित रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1995 में 1995 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, लाल गोल तीखी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से डालेस खुरसानी के नाम से जाना जाता है को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, या भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है भारत के
किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है विशाल बी शर्मा को। किसे? विशाल बी शर्मा को। वह जो है जावेद अशरफ की जगह लेंगे। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, हिंदी संस्करण को। आगे चलते हैं। भाषा जात अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 350 बी के उपबंध के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1957 में भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद की स्थापना की गई थी। उसे भाषागत अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कर्नाटक के बेलगाम में, तमिलनाडु के चेन्नई में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद है उसके क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो यह भी सही है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दल है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, निर्वाचन आयोग मुक्त चिन्हों तथा आरक्षित चिन्हों को निर्दिष्ट करता है। बी निर्दिष्ट करता है, जिसका अभिप्राय है क्रमशः मान्यता प्राप्त दलों व पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से। तो देखिए, मुक्त चिन्ह जो यहां गलत लिखा, उल्टा लिखा। मुक्त चिन्ह जो है वो गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, और आरक्षित चिन्ह जो है वो मान्यता प्राप्त दलों के लिए होते हैं। तो दूसरा गलत है। तीसरा, कोई भी दल एक राष्ट्रीय दल तभी होता है जब इस दल को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 2 नहीं 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होती तब होती है। इसलिए पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कितने तरीकों से एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है? कुल 3 प्रकार से खो सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता को खोने के 3 तरीके बताए गए। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित किए जाने के माध्यम से। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग द्वारा तैयार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद में रखता है। और कैग जो 3 प्रकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 में है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, परंतु जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है और संसदीय प्रदेश हो गया, और वहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल को भी समाप्त कर दिया गया है। अब ये 6 जो राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसकी नियुक्ति की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की नियुक्ति की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसके तहत एक अनुच्छेद 51A को ऐड किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो भारत, ये महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे चलते हैं। ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 विधि आयोग की सिफारिश पर आधारित है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई जिला न्यायालयों में होती है, जबकि सिविल मामलों में इसका निपटान सत्र न्यायालय से होता है। तो ये दोनों आपस में उल्टा लिखा है। आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई सत्र न्यायालय से होता है, जबकि सिविल मामलों में इसका निपटान जिला न्यायालय में होता है। तो केवल पहला सही, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार 2021 की जो थीम थी, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। क्या थी? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स संचालित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित गुपकर घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने से संबंधित है। देखिए, यह 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा गुपकर निवास पर हस्ताक्षरित एक संयुक्त प्रस्ताव है, जिसमें अनुच्छेद 370, जिसके तहत विशेष राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, को निरस्त करने के केंद्र के निर्णय का विरोध किया गया था। आगे चलते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्वेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसकी शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो पहला वाला गलत हो गया। देखिए,
और इसके बारे में याद रखिएगा कि इस मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, एससी की, के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्वेशन मिशन की शुरुआत की थी। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो यहां पर देखिए अनुसूचित जनजाति कहा गया, एसटी की बात यहां नहीं की गई, बल्कि एससी की बात की गई है, अनुसूचित जाति की बात कही है। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत हो गया, पहला सही, इसलिए ए ऑप्शन, सॉरी इसमें दोनों कथन गलत है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बना था? तो गोवा जो है भारत का प्रथम हर घर जल राज्य है, परंतु वर्तमान में गोवा के अतिरिक्त तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव ये सभी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा भी जो है इस पद पर अग्रसर है, वहां के 22 जिलों में से 21 जो है वो हर घर जल राज्य हो चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कारण, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इनका कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। तो दोनों कथन यहां पर सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, जहां पे 403 निर्वाचित सदस्य हैं और एक मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। यहां के विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं, नगरीय स्थानीय सरकार के विषय में से संबंधित मामलों का निपटान निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। नगरीय विकास मंत्रालय के द्वारा, कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा, इन तीनों के द्वारा। तो इस प्रकार से यहां पे डी ऑप्शन आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है क्या? राजनीति के निश्चित तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, परंतु भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। देखिए इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फिर राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहती है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश में अकेले दिल्ली और चंडीगढ़ का एक अलग अलग उच्च न्यायालय है, नहीं, केवल दिल्ली का है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है अथवा केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि संसद करता है, संसद को यह अधिकार होता है। तो पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। यहां पे कौन सही है? पहला, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंग नहीं है? तो देखिए, संघीय कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी ये शामिल होते हैं, परंतु भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में जो है इसके बारे में उपबंध किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर इसकी स्थापना का प्रावधान करता। आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, वह देश का तीसरा सर्वोच्च पद धारण करता, नहीं। दूसरा, क्योंकि हायरार्की में ये दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रपति के बाद, तो तीसरा नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की तर्ज पर बनाया गया, बिल्कुल सही है। वह परोक्ष निर्वाचन की विधि के द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी सहेली पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मेरी सहेली पहल शुरू की है। आगे देखते हैं, MACS 6478 ये क्या है? तो ये गेहूं की एक नई किस्म है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कस्तूरी ब्रांड नाम प्रदान किया गया है? तो कपास को। देखिए, केंद्रीय वस्त्र एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2020 को दूसरे विश्व कपास दिवस पर, कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर भारतीय कपास के लिए एक ब्रांड के एवं लोगो का लॉन्च किया था, ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। आगे चलते हैं,
कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में प्रकाशित किया गया? तीसरा संस्करण, अभी तक तीसरा ही आया है, चौथा नहीं आया है, इसको प्रकाशित किया गया। और यह जो सूचकांक है यह स्वतंत्र विशेषज्ञों के इनपुट के साथ डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित व जारी किया गया है। यह सूचकांक करता क्या है? तो यह सूचकांक असमानता को मापने के प्रति लक्षित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर केंद्रित है कि प्रत्येक सरकार असमानता से निपटने के लिए क्या कर रही है। और इस रैंकिंग में भारत की जो रैंक ओवरऑल रैंक है वो 158 देशों में 129 है। जबकि टॉप पे कौन सा देश है? पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे जर्मनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया गया? तो रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक राज्य में प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है, यह भी सही है। इसमें कहा गया है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए, यह भी सही है। चौथा, यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, यह भी सही है। तो चारों सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया। तो इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या की बात है यहां पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे स्थापित कब किया गया था? 1964 में, 1964 में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है मंत्रिमंडल समितियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, ये प्रादुर्भाव में संवैधानिक है। नहीं, ये प्रादुर्भाव में संवैधानिक नहीं है, बल्कि संविधानोत्तर है, या गैर संवैधानिक कह सकते हैं, संविधानोत्तर कहिए, ये ज्यादा सही है। इसके अतिरिक्त पहला वाला गलत हो गया। इसके अतिरिक्त जो बी ऑप्शन है वो सही है। वह समय की मांग और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती है। सी, वह न केवल उनके दायरे में आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्रियों को शामिल करती है, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी शामिल करती है, ये भी सही है। डी, वह श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधि मंडल के सिद्धांतों पर आधारित है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस अधिनियम के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे यहां पर। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह स्थित है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो याचिकाओं पर समिति आप नीचे चलेंगे तो जो चौथा वाला है, यह विधेयकों तथा सामान्य जनहित के मामलों पर याचिकाओं की जांच करती है और संघ सूची में शामिल विषयों से संबंधित मामलों पर अव्यवेदन भी प्रस्तुत करती है। आगे वाला बी देखते हैं। कार्य सलाहकार समिति, तो ये क्या करती है? यह सदनों के सामने, तीसरे से मिलाइए, यह सदनों के सामने लाए जाने वाले सरकार के मामलों और अन्य कार्यों के लिए समय का आवंटन करती है। फिर सी, सदन की समिति, यह सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। नियम समिति को एक से मिला दीजिए। एक में क्या है? यह सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या परिवर्तन की अनुशंसा करती है। इस प्रकार से 4321 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अंग का निर्माण करते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर, प्रधानमंत्री इसमें नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात एनआईए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी, बिल्कुल सही है। एनआईए के प्रमुख को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, पर इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और देखें। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का गठन वर्ष 2009 में, कब? 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत किया गया। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी है। यह वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले, जिसे 26/11 के रूप में याद किया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि में इसको स्थापित किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, 75 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है?
पहला, प्रधानमंत्री लोकसभा के किसी सदस्य को सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नहीं। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए गलत है ये। और प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियां होती हैं, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।